तो ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। आज की तीसरी हमारी बड़ी स्टोरी है, अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के दिमाग में आखिर चल क्या रहा है, ये सवाल है। कभी शांति की बात करने वाले ट्रंप क्या अब दुनिया को थर्ड वर्ल्ड वॉर की आग में झोंकना चाहते हैं? ट्रंप की विस्तारवादी नीति के पीछे वजह आखिर क्या है? वेनेजुएला के खिलाफ अमेरिका की सैन्य कार्रवाई से दुनिया पहले से परेशान है, टेंशन में है, लेकिन ट्रंप यहीं रुकने वाले नहीं। वेनेजुएला के बाद अमेरिका के टारगेट पर ग्रीनलैंड, कोलंबिया, ईरान, मैक्सिको और क्यूबा जैसे देश हैं। जिस तरह से काराकास की किलेबंदी तोड़कर अमेरिकी सेना ने राष्ट्रपति मादुरो और उनकी पत्नी को गिरफ्तार कर न्यूयॉर्क लेकर गई, उसके बाद कोलंबिया और मैक्सिको में भी हड़कंप मच गया है। दूसरी तरफ ग्रीनलैंड को लेकर ट्रंप के बयान से यूरोप में खलबली मची है। ग्रीनलैंड पर ट्रंप की मंशा से डेनमार्क समेत पूरे यूरोप ने कड़ा रुख अपना लिया है। मंगलवार को फ्रांस, जर्मनी, इटली, पोलैंड, स्पेन, ब्रिटेन और डेनमार्क ने साझा बयान जारी किया। इसमें कहा गया कि आर्कटिक क्षेत्र की सुरक्षा यूरोप की सबसे बड़ी प्राथमिकताओं में से एक है और ग्रीनलैंड के भविष्य पर फैसला लेने का अधिकार सिर्फ डेनमार्क और वहां के लोगों का है। इस संयुक्त बायान पर फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रो, जर्मनी के चांसलर मर्ज, इटली के प्रधानमंत्री जॉर्जिया मेलोनी, पोलैंड के पीएम डोनाल्ड टस्क और स्पेन के प्रधानमंत्री पेड्रो सांचेज, ब्रिटेन के प्रधानमंत्री कीर स्टार्मर और डेनमार्क की पीएम मेट्रे फ्रेडरिक्सन ने हस्ताक्षर किए हैं। यूरोपीय नेताओं ने साफ कहा है कि आर्कटिक की सुरक्षा सिर्फ यूरोप के लिए नहीं बल्कि वैश्विक और ट्रांस अटलांटिक सुरक्षा के लिए बेहद अहम है। यूरोपीय देशों का यह बयान ट्रंप के उस बयान के बाद आया है जिसमें उन्होंने कहा है कि डेनमार्क के इस क्षेत्र को अमेरिका का हिस्सा बनाना अमेरिकी राष्ट्रीय सुरक्षा के हित में होगा, क्योंकि ये आर्कटिक में रणनीतिक रूप से बेहद अहम स्थान पर है। ट्रंप ने साफ कर दिया है कि उन्हें ग्रीनलैंड चाहिए, बिल्कुल चाहिए, ये रक्षा के लिए जरूरी है। ट्रंप ने 20 दिनों के भीतर ग्रीनलैंड को अमेरिकी नियंत्रण में लेने की बात कही, जिससे यूरोप आग बबूला हो चुका है। अगर अमेरिका ग्रीनलैंड पे कब्जा करता है, उसके नेचुरल रिसोर्सेज को लेता है, तो पूरा यूरोप अमेरिका के बरखिलाफ हो जाएगा। क्या अमेरिका इसको अफोर्ड करेगा? क्या अमेरिका की ये लॉन्ग दृष्टि है, लॉन्ग टर्म प्लानिंग है? अगर ऐसा नहीं है तो अमेरिका को इससे डिसिस्ट करना चाहिए। आपके पास तमाम ऑयल एंड गैस के नेचुरल रिसोर्सेज आपके देश में खुद हैं, आप उसको कंजर्व कर रहे हैं, प्रिजर्व कर रहे हैं और एक्सप्लॉयट कर रहे हैं। मिडिल ईस्ट के ऑयल को, वेनेजुएला के ऑयल को, और आपने ग्रीनलैंड का बहाना लिया है। तो जाहिर है कि ग्रीनलैंड को लेकर अमेरिका और यूरोप में तनाव बढ़ चुका है। अगर ट्रंप ने ग्रीनलैंड पर कब्जे के लिए वेनेजुएला जैसा एक्शन लिया तो यूरोप और अमेरिका के बीच रिश्ते और ज़्यादा खराब हो जाएंगे, तल्ख हो जाएंगे, क्योंकि ग्रीनलैंड डेनमार्क का हिस्सा है। और यूरोप के संयुक्त बयान में कहा गया है कि नाटो पहले ही आर्कटिक क्षेत्र को अपनी प्राथमिकताओं में शामिल कर चुका है। यूरोपीय सहयोगी देश वहाँ अपनी मौजूदगी, सैन्य गतिविधियों और निवेश को लगातार बढ़ा रहे हैं। यूरोपीय नेताओं ने यह भी साफ कर दिया है कि डेनमार्क साम्राज्य, जिसमें ग्रीनलैंड शामिल है, वो नाटो का हिस्सा है। ऐसे में आर्कटिक क्षेत्र की सुरक्षा नाटो देशों को मिलकर सुनिश्चित करनी चाहिए, जिसमें अमेरिका भी एक अहम सहयोगी है। अब सवाल यह है कि अगर ट्रंप ने ग्रीनलैंड पर कब्जे की कोई कार्रवाई की तो यूरोप का रिएक्शन आखिर क्या होगा? क्या इसे नाटो पर हमला नहीं माना जाएगा? क्या ग्रीनलैंड के मुद्दे पर नाटो का भविष्य खतरे में पड़ जाएगा? हालांकि ट्रंप ये भी दावा कर चुके हैं कि यूरोपीय संघ चाहता है कि अमेरिका ग्रीनलैंड को अपने नियंत्रण में ले ले, लेकिन ट्रंप के मौजूदा बयानों को लेकर यूरोप में गहरी चिंता जताई जा रही है। यूरोपीय देशों ने साफ संदेश दिया है कि ग्रीनलैंड न तो किसी सौदे का हिस्सा है और न ही किसी देश की रणनीतिक संपत्ति है। अमेरिका की नजर ग्रीनलैंड पे है। ग्रीनलैंड के नेचुरल रिसोर्सेज पे वो कब्जा करना चाहते हैं और साथ में वो सिक्योरिटी का हवाला दे रहे हैं। मेरा मानना है कि ग्रीनलैंड के विरुद्ध तमाम देश खड़े होंगे अमेरिका एक्शन अगर उस पर करता है तो, जिसमें यूरोप के तमाम नेशन शामिल हैं, डेनमार्क शामिल है और ग्रीनलैंड के खुद लोग वहां रेजिस्ट करेंगे। अमेरिका अगर वहां इस तरीके का मिलिट्री मिस एडवेंचर करता है तो उसको बहुत भारी पड़ेगा, क्योंकि एक बहुत महत्वपूर्ण एलाई जो यूरोपियन नेशंस हैं वो अमेरिका के बरखिलाफ हो जाएंगे और हो सकता है अमेरिका को वहां बहुत स्टिफ रेजिस्टेंस झेलना पड़े। तो जाहिर है ग्रीनलैंड को लेकर अमेरिका और यूरोप के बीच में टकराव खुलेआम सामने आ चुका है। डेनमार्क की प्रधानमंत्री मेट्टे फ्रेडरिक्सन ने पहले ही कह चुकी हैं कि अब अगर अमेरिका किसी दूसरे नाटो देश पर हमला करता है तो सब कुछ रुक जाएगा, इसमें नाटो का अंत भी शामिल है। इधर फ्रेडरिक्सन ने जोर देकर कहा है कि ट्रंप को हल्के में नहीं लिया जा सकता और ग्रीनलैंड और डेनमार्क को इस तरह धमकाना स्वीकार्य भी नहीं है। 21 लाख वर्ग किलोमीटर के क्षेत्रफल वाले ग्रीनलैंड द्वीप की आबादी सिर्फ 57,000 है और इसका 80% हिस्सा बर्फ से ढका हुआ है। अमेरिका 1951 से ग्रीनलैंड के उत्तर पश्चिम में
फिटफिक स्पेस में बेस संचालित कर रहा है, जहां से नाटो के लिए मिसाइल चेतावनी, मिसाइल डिफेंस और स्पेस सर्विलांस ऑपरेशन किए जाते हैं। डेनमार्क अमेरिकी हथियारों का बड़ा खरीदार भी है और इसके बावजूद अमेरिका को ग्रीनलैंड पर कब्जे की जरूरत क्यों है, आइए ये भी आपको समझाते हैं। दरअसल ग्रीनलैंड आर्कटिक में अमेरिका, यूरोप और रूस के बीच मौजूद है। अमेरिकी सुरक्षा के लिहाज से ये लोकेशन बेहद अहम है। ग्रीनलैंड से रूस और यूरोप पर नजर रखना अमेरिका के लिए आसान है और यहाँ से उत्तरी अटलांटिक और आर्कटिक में भी अमेरिका की पकड़ मजबूत होगी। लेकिन मुख्य वजह है ग्रीनलैंड का विशाल खनिज भंडार, जिस पर अमेरिका की निगाहें टिकी हैं। ग्रीनलैंड में खनिज तेल, गैस के अलावा दुर्लभ अर्थ मेटल्स भी मौजूद हैं। इसके अलावा ग्रीनलैंड की बर्फ भी पिघल रही है, जिससे नए समुद्री रास्ते खुल रहे हैं और ये रास्ते कारोबार और सामरिक गतिविधियों के लिए अहम होंगे। यानी असल खेल तेल और रेयर अर्थ मटेरियल के भंडार पर कब्जे का है। और इसी वजह से वेनेजुएला और कोलंबिया पर भी अमेरिका ने अपनी नज़र टेढ़ी कर रखी है, क्योंकि ये दोनों देश भी तेल और खनिज के मुख्य उत्पादक हैं। यानी ट्रंप की विस्तारवादी नीति के पीछे तेल और खनिज भंडार पर कब्जा करने की मंशा है। लेकिन सवाल यह है कि इसका वैश्विक असर आखिर क्या होगा। अगर ग्रीनलैंड में अमेरिका ने कब्जा किया तो यूरोप का रुख आखिर क्या होगा, और क्या डेनमार्क बिना किसी विरोध के ग्रीनलैंड को छोड़ देगा, या फिर पूरा यूरोप अमेरिका के खिलाफ खड़ा हो जाएगा। नाटो का भविष्य क्या होगा इसके बाद। अगर ट्रंप ने ईरान, कोलंबिया और मैक्सिको पर भी वेनेजुएला जैसा हमला किया, कार्रवाई की, तो क्या हालात ज़्यादा नहीं बिगड़ेंगे, इससे भी ज़्यादा खतरनाक नहीं हो जाएंगे? ये बड़ा गंभीर सवाल है और इसी को लेकर दुनिया इस वक्त चिंतित है। मेरे साथ दो मेहमान जुड़ रहे हैं। मेजर जनरल ध्रुव कटोच रिटायर्ड रक्षा विशेषज्ञ के तौर पर जुड़ रहे हैं। इसके अलावा संजीव श्रीवास्तव जी, विदेश मामलों के जानकार, हमारे साथ जुड़ रहे हैं। आप दोनों लोगों का स्वागत है। संजीव जी, मैं शुरुआत आपसे ही करना चाहूँगा। ये तो बड़ा विचित्र परिस्थिति पैदा कर दी है डोनाल्ड ट्रंप ने दुनिया के सामने। कह रहे हैं ग्रीनलैंड भी चाहिए हमें, मैक्सिको भी चाहिए हमें, जो पूरा लैटिन अमेरिका का हिस्सा है उसमें एक दो देशों को छोड़ दिया जाए जो थोड़े मजबूत हैं, उनके अलावा सब कुछ उनको चाहिए। ये कैसे संभव होगा सर? किधर लेकर जा रहे हैं ट्रंप ये? देखिए, ये ट्रंप की ये जो सोच है, ये जो नीतियां हैं, वो पूरे विश्व को किसी बड़ी विभीषिका में झोंक सकते हैं। किसी तीसरे विश्व युद्ध की संभावनाओं से इस तरीके की अगर सोच रही तो उसको रूल आउट नहीं कर सकते। और अभी ये ड्रग ट्रैफिकिंग का बहाना लेकर के वेनेजुएला के राष्ट्रपति को और उनकी धर्मपत्नी को उठा लिया, और अभी अब सिक्योरिटी का बहाना लेकर के ग्रीनलैंड को 52nd स्टेट के तौर पर बनाना चाहते हैं। जाहिर है कि कनाडा को पहले से ही वो कहते हैं कि वो 51st स्टेट के रूप में उसे देखना चाहते हैं। और अब वेनेजुएला को वी विल रन वेनेजुएला, वी विल गवर्न वेनेजुएला, तो इस तरीके की जो बातें वो कर रहे हैं, वो जाहिर है कि एक उपनिवेशवादी जो सोच है उसमें झलकती है। और अब जाहिर है कि डेनमार्क तो उनका अपना एलाई है, नाटो का एलाई है, और सिक्योरिटी का जो आधार दे रहे हैं उसका कोई बेस नहीं है। आप ऑलरेडी नेटो के अलायंस में शामिल, डेनमार्क नेटो के अलायंस में शामिल है, आपके बेसिस वहां मौजूद हैं, फिर आपको किस तरीके की सिक्योरिटी चाहिए? सिक्योरिटी के लिए बेसिस तो आपने पहले ही रखे हुए हैं, नेटो के अलायंस का पार्ट है। यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका का जो ट्रांस अटलांटिक मिलिट्री अलायंस में डेनमार्क भी है, अमेरिका भी है, और आप पहले ही से कोल्ड वॉर के समय में बेसिस ऑपरेट करते रहे वहां पे, तो फिर किस बात की सिक्योरिटी चाहिए आपको? जाहिर है कि सिक्योरिटी एक बहाना है, और सिर्फ उनका जो लक्ष्य है वो 52nd स्टेट के तौर पर उसको वो देखना चाहते हैं, जैसे कि अपनी उनके बयानों से दिखता है। और वहाँ के जो अकूत प्राकृतिक संसाधन है, ऑयल, मिनरल्स, और जो वहाँ के गैस रिसोर्सेस, रेयर अर्थ मटेरियल, और एक जो बहुत ही बड़ी वो टेरिटरी है, उस टेरिटरी को अमेरिका अपनी ऑक्यूपेशन में लेना चाहता है। और यही अमेरिका यहाँ पर जब आता है इंडो पैसिफिक रीजन में, तो वो कहता है कि चाइना 90% साउथ चाइना की सी के भाग को अपने ऑक्यूपेशन में लेना चाहता है, या रशिया यूक्रेन पर क्यों हमला कर रहा है? अरे रूल्स बेस्ड ऑर्डर तो आप पहले ही उसको डिसरप्ट कर रहे हैं, पहले ही आप स्वयं इंपेरियलिस्टिक सोच दिखा रहे हैं, तो आप चाइना की आलोचना कैसे करेंगे? वेनेजुएला के राष्ट्रपति को जिस तरीके से उठाया गया, वो पूरी तरीके से डेमोक्रेटिक जो रूल्स बेस्ड ऑर्डर का वायलेशन है, और वो किसी भी राष्ट्र की सॉवरेनिटी, टेरिटोरियल इंटीग्रिटी और यूएन चार्टर लेड जो द्वितीय विश्व युद्ध के बाद विश्व व्यवस्था बनी थी, उसको आपने खुद ही डिसरप्ट करने का कार्य किया है, जिसके कि आप कस्टोडियन अपने आप को होने का दावा करते थे। डेमोक्रेसी, ह्यूमन राइट्स और क्या क्या बड़ी बड़ी बातें करके आप दुनिया में घूम घूम के पोस्टरिंग करते थे, और आपने स्वयं उसको जो है वायलेट करने का काम किया है। और अभी आप जिस तरीके से कोलंबिया को, क्यूबा को और मैक्सिको को धमकियां दे रहे हैं, वो जाहिर है कि वो कहीं से उस तरह की, अब कल वो कैसे कहेंगे कि आप फिनलैंड को रशिया धमकी दे रहा है, और स्वीडन को रशिया धमकी दे रहा है? क्या रशिया
ने जो 22 फरवरी 2022 में जो यूक्रेन पर एग्रेशन किया, अब उसको आप कैसे किस आधार पर रोकेंगे? नहीं कल सर, वो को तो यदि नियम बदल रशिया जाते हैं ना के ट्रम्प के लिए। राष्ट्रपति जेलेंस्की को ईरान तो एग्जाम्पल है। जेलेंस्की को ईरान के स्पेशल इंटरनल मिलिट्री मसले पर ऑपरेशन ट्रम्प में अगर उठा खुलकर लेता है, बोल रहे हैं कि भाई तो वहां क्या कुछ हुआ होगा तो हम फिर? पहुंच जाएंगे, इसका मतलब यही कि उनके नियम अलग हैं और दुनिया के लिए नियम वो अलग बना रहे हैं। देखिए, ये पूरी दुनिया में एक हाँ। अराजकता की स्थिति पैदा कर सकता है। और यदि ये इस तरीके की विश्व विश्व व्यवस्था में इस तरीके के व्यवहार को महाशक्तियां, जो कि अपने आप को कहते हैं कि वी आर द कस्टोडियंस, P5 पंच प्रधान है, ये दुनिया में बड़े अपने आप को दिखाते हैं कि एक रिस्पॉन्सिबल राष्ट्र है और हमसे ज्यादा रिस्पॉन्सिबल कोई नहीं है। सारा इररिस्पॉन्सिबल एक्शन तो आप कर रहे हैं। खुद कर रहे हैं। 2003 से आपने कोई सबक नहीं सीखा है। 2003 में जो आपने इराक पे हमला किया था, उस समय के राष्ट्रपति जॉर्ज डब्ल्यू बुश ने, और पूरे इराक को तबाह और बर्बाद कर दिया था, उससे आपने कोई सबक नहीं सीखा है। अमेरिका फिर से वही गलतियां कर रहा है और उसका परिणाम होगा। देखिए, मैं स्पष्ट रूप से कहना चाहता हूं, आज की दुनिया नभ की हथियारों के जखीरों पर बैठी हुई है और अमेरिका ही एकमात्र शक्ति नहीं है। रशिया को आप संभाल नहीं पा रहे हैं, चाइना को आप संभाल नहीं पा रहे हैं, इंडिया को आप रोक नहीं सकते हैं। तो जाहिर है कि इस तरीके की जो स्थिति है, ये आने वाले समय में बड़े क्याओस को जन्म देगी। और मैं ऐसा मानता हूं कि अमेरिका का अगर ऐसा ही व्यवहार रहा तो सबसे ज्यादा जब सबसे ज्यादा इसका खामियाजा अमेरिका को ही भुगतना पड़ेगा। उसकी जो ग्लोबल क्रेडिबिलिटी है, जो उसका ग्लोबल इन्फ्लुएंस है, वो रसातल में जाएगा। ये सवाल तो खड़ा होता है कि ये सिर्फ ट्रंप की नीति है ध्रुव कटोच साहब, या फिर ये बाइडेन के समय भी ग्रीनलैंड को लेकर अमेरिका की नीयत बहुत साफ नहीं थी? निगाहें तब से ही है लगातार। धन्यवाद। देखिए जी, यहाँ तक अमेरिका की पॉलिसी है, ये तो शुरू से ही ऐसे रही है। प्रेसिडेंट ट्रंप ने अभी इसको उनके बोलने का तरीका वो ज्यादा ब्लंट है। बाकी प्रेसिडेंट्स भी ऐसे ही करते थे, लेकिन वो बड़े मीठे शब्दों में अपनी बातें आगे करते थे। अगर आप अमेरिका की हिस्ट्री देखें 1947 के बाद, सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद, तब तो देखिए जितने भी युद्ध हुए हैं पूरे विश्व में वो तो अमेरिका ने किए हैं। अगर आप वियतनाम की बात करेंगे, कोरिया की बात करेंगे, जो वेस्ट एशिया में हुआ उसकी बात करेंगे, जो रिजीम चेंजेस हुए हैं पूरे विश्व में, वो तो सब अमेरिका, ज़्यादा करके ये अमेरिका का ही हाथ है इसमें, और इसमें तो कोई शक नहीं है। लेकिन अमेरिका की भाषा, जैसे संजीव जी ने इससे थोड़ा सा पहले बताया था, भाषा उनकी डेमोक्रेसी और ह्यूमन राइट्स की होती है, काम कुछ अलग होता है। देखिए, मुझे लगता है इंटरनेशनल जिस प्रकार से ये चल रहा है, वो हिंदी मुहावरा याद आता है, जिसकी लाठी उसी की भैंस। इस समय पर जहाँ पर ग्रीनलैंड की बात करते हैं, वो डेनमार्क के कंट्रोल में है, डेनमार्क के अंडर आता है। और मिलिट्री फोर्सेस जो है वो दोनों अमेरिका की भी है और डेनमार्क की भी है, जॉइंट फोर्सेस है। लेकिन अगर आप मिलिट्री कैपेबिलिटी की बात करें, वो तो फिर डेनमार्क की कैपेबिलिटी नहीं है उधर, वो ज़्यादा करके कैपेबिलिटी जो है वो अमेरिका की होगी और वो वहाँ पर बिल्डअप कर सकते हैं। अमेरिका जब इसको देख रहा है तो दो चीज़ें, जो मेरे अपने सोच विचार से दो चीज़ें वो देख रहा है। एक बेसिक खतरा उसको लगता है इस इलाके पे, वो है रूस से। और रूस के जो मिसाइल्स हैं, ICBMs हैं, सबमरीन्स हैं और बॉम्बर्स हैं, वो कोला पेनिनसुला पे है, जो फिनलैंड के साथ लगता है। और उसकी ओवरफ्लाइट रूट जो है वो सीधा ग्रीनलैंड के ऊपर आती है। तो अगर ग्रीनलैंड को अमेरिका ऑक्युपाई कर लेता है तो वो डायरेक्टली उनको एंगेज कर सकता है। ये तो अगर आप सिक्योरिटी का विषय ले तो। दूसरा, जैसे आपने शुरू में बताया था, ये आर्कटिक की आइस जो है ये खुल रही है, ये मेल्ट हो रही है आइस, और एक बार वहां से अगर ट्रेड रूट शुरू हो गया, तब तो वो सुएज कनाल से, जहां तक अगर चीन ने शिप भेजनी है रॉटरडैम को, तो वो चीन की सुएज कनाल से छोटा रास्ता ये बन जाएगा। अभी वर्ल्ड पावर के लिए तीन चीजों की जरूरत होती है। एक, आपको चाहिए कंट्रोल ओवर मिनरल एंड ऑयल रिसोर्सेज, एनर्जी रिसोर्सेज। दूसरा, आपको चाहिए कंट्रोल ओवर द सी रूट्स। और तीसरा, आपको चाहिए मिलिट्री शक्ति। मिलिट्री शक्ति तो है अमेरिका के पास। अभी वो बाकी दो चीजें के ऊपर कंट्रोल करना चाहता है, जो रूट्स है उसके ऊपर कंट्रोल, और जो मिनरल रिसोर्सेज हैं। तो जिस प्रकार से उन्होंने वेनेजुएला को चेकमेट कर दिया है वहां पर उनके मिनरल रिसोर्सेज के लिए, और यहाँ पर जाके इनका एक तो मिनरल रिसोर्सेज है और दूसरा बाद में जो सी रूट्स बनेंगे वो पहले से ही उसके ऊपर शुरू कर दिए। लेकिन एक चीज मैं बताना चाहता हूँ, अगर इस प्रकार से चलता रहा तो एक तो नेटो तो टूट जाएगा, नेटो फिर उस प्रकार से रह नहीं सकता है। दूसरा, जहां तक यूरोप की बात है, और देश यूरोप में न्यूक्लियर बनेंगे,
जर्मनी भी बनेगा हाँ और जापान भी न्यूक्लियर बन जाएगा। हाँ सब अपनी अपनी सोचेंगे कि हाँ, हमने सब क्या सबको करना अपने है। खुद आजाद तो करने ये के जो लिए। न्यूक्लियर हथियार जो है, हाँ, ये आगे वाले दिनों में आपको देखने में आ जाएगा। देखने को मिल जाएगा। ठीक है संजीव जी, ये जो सातों देश हैं जो विरोध कर रहे हैं इस पे, यूनाइट होकर यूरोप, क्या इनको खुद की सुरक्षा का डर है या फिर किस वजह से ये खुलकर आप सामने आए? पहले तो जब वेनेजुएला में मामले आए थे तो इसी में से कुछ नेताओं ने समर्थन किया था, लेकिन जब ग्रीनलैंड की बात आई तो इनके सुर बदल गए। बिल्कुल बदलेंगे और विरोध का ही सुर होगा। और जैसा कि सर ने कहा कि अभी नेटो का जो ब्रेकडाउन हो सकता है, नेटो कोलैप्स कर सकता है। और या इस तरीके का जो नॉर्थ अटलांटिक ये जो मिलिट्री अलायंस जो अमेरिका और यूरोपियन राष्ट्रों के बीच का बना था, उसका आधार ही आप छीन ले रहे हैं। सीधा यूरोप को ही आप खुद ही थ्रेट कर रहे हैं। रशिया का थ्रेट तो बाद में आएगा, चाइना का थ्रेट तो बाद में आएगा। सबसे पहले तो अमेरिका का ही थ्रेट आ जाएगा कि आप पूरा ग्रीनलैंड ही अपने ऑक्यूपेशन में लेना चाहते हैं और सिक्योरिटी का एक फॉल्स जो नैरेटिव क्रिएट कर रहे हैं, जबकि आपकी सारी सिक्योरिटी वहां मौजूद है। क्या और या तो आपने पहले मान लिया है कि नेटो का अस्तित्व खत्म हो गया है और हमारा ये नेटो का कोई मतलब नहीं है, तभी तो आप कह रहे हैं। तब तो यदि इस तरीके का अमेरिका कह दे तो अनाउंस कर ही दे, फिर खत्म ही करे नेटो। क्या जरूरत है आखिर? जब सिक्योरिटी नहीं है, अमेरिका को इतनी इनसिक्योरिटी लग रही है, तो फिर नेटो किस लिए बनाया है? नेटो खत्म करो। तो ये जो पूरी सिचुएशन है, ये बहुत ही एक बेसलेस आर्गुमेंट है और एक प्रिटेक्स्ट लेकर के कि मुझे हमारी सिक्योरिटी को खतरा है इसलिए मुझे ग्रीनलैंड चाहिए, ड्रग ट्रैफिकिंग हो रही है इसलिए वेनेजुएला चाहिए, और हमें चाइना से खतरा है तो हमें पनामा चाहिए। नहीं तो कल को तो रूस यूक्रेन भी मांग लेगा ना कि हमें खतरा लग रहा है इसलिए हमारे पूरा यूक्रेन हमें दे दो। फिर जवाब क्या होगा ट्रम्प का? यदि राष्ट्रपति पुतिन कल को एक स्पेशल मिलिट्री ऑपरेशन चला करके राष्ट्रपति जेलेंस्की को उठा ले जाए, तो फिर आप कैसे रोकेंगे उन्हें? ये बताइए। ये क्या आर्गुमेंट अमेरिका दे सकता है कि आपने कुछ उसकी सॉवरेनिटी को फिर से वायलेट किया? या अगर चाइना ने ताइवान के ऊपर हमला कर दिया तो क्या अमेरिका ये आर्गुमेंट दे सकता है कि आप डेमोक्रेटिक रूल्स बेस्ड ऑर्डर को बिगाड़ रहे हैं? पहले आपने खुद ही बिगाड़ रखा है। तो ये जो देखिए, मैं स्पष्ट रूप से देखता हूँ ये संजय जी कि जो आने वाला जो समय है उसमें जो रणनीति का निश्चितता लगातार गहरी होती जा रही है। और ये इस तरीके का महाशक्तियां जो रिस्पांसिबल राष्ट्र अपने आप को होने का दावा करते थे, यदि अब वो इतना इररिस्पांसिबल तरीके के कदम उठाएंगे तो फिर पूरी दुनिया में बहुत बड़े संकट उथल पुथल हो जाएगा। ये बड़ा सवाल है। सही कहा सर ने, ध्रुव कटोच साहब ने, कि जिसकी लाठी उसकी भैंस। ये नियम अब दुनिया के जो बने हुए थे, वर्ल्ड रूल बने थे, बदलता हुआ दिखाई दे रहा है। कटोच साहब 20-30 सेकंड का समय है, मैं चाहूंगा कि इस पर जवाब दीजिएगा। क्या अब ये जंगल वाले नियम लागू हो रहे हैं? क्या दुनिया में ट्रम्प करते दिखाई दे रहे हैं? जो शक्तिशाली है उसी का सब कुछ वहां पर वर्चस्व रहेगा। देखिए, पहले भी यही हो रहा था, इसमें कोई शक नहीं है, लेकिन करने के तरीके अलग से थे। करने के तरीके वो ट्रेड की तरफ से या कुछ और तरीके से बनाते थे। सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद जो न्यू वर्ल्ड ऑर्डर बना, वो तो पूरा फायदा वेस्ट ले गया। तो जिसके पास ताकत है वो अपनी चलाएगा। लेकिन जिस प्रकार से अभी ये प्रेसिडेंट ट्रम्प चला रहे हैं, वो तो बिल्कुल कोई डिप्लोमेसी या कोई फिनेस उसमें नहीं है। और लेकिन इससे पहले भी बाकी जो अमेरिकन प्रेसिडेंट है उन्होंने भी इसी प्रकार की कार्रवाई की है। तो मुझे लगता है ये वैसे आगे वाले दिनों में ये संकेत ठीक नहीं है। और जहां तक भारत की बात है, क्योंकि अल्टीमेटली तो हमने अपने बारे में सोचना है। हमारा तो एक ही चीज मैं बताता हूँ। भारत को खुद ही आत्मनिर्भर बनना पड़ेगा, अपने पैरों पर खड़े हो हर एक चीज के लिए, तब जाके आप सुरक्षित रहोगे। किसी दूसरे के भरोसे पे रहोगे तब मार खाना पड़ेगी। जैसे बहुत बड़ा संकेत भी दे दिया है डोनाल्ड ट्रम्प ने, खास करके भारत जैसे देश को, कि भाई किसी नेता या किसी ग्रुप के साथ मत रहिए, अपनी वजूद अपनी ताकत अपने हिसाब से आजमाइए, ज्यादा बढ़िया है, क्योंकि ये कब कौन कहां पलट जाए और किस तरीके से व्यवहार करने लगे कुछ अता पता नहीं। ठीक है सर, धन्यवाद आप दोनों लोगों का हमारे साथ जुड़ने के लिए।